हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ऐसी बात सामने आई जिसने किसानों के नेताओं को भी चौंका दिया। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने वो काम कर दिया जो न बीजेपी के नेता कर पाए न कांग्रेस के नेता कर पाए। सिद्धू ने वो हकीकत बता दी जो आज तक संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं से छुपाई गई थी। सिद्धू ने बताया, जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो कृषि कानून अकाली दल ने बनवाए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो सिर्फ अकाली दल के सरकारी कानूनों को कॉपी किया है। किसान कानून बनाने का रास्ता अकाली दल ने बीजेपी को दिखाया था। सिद्धू ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार से अलग होना, एनडीए से नाता तोड़ना, यह सब अकाली दल ने अपने पुराने पाप छुपाने के लिए किया है। और जो किया वो दिखावा है, छलावा है। सिद्धू अकाली दल को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे थे, क्योंकि जो कृषि कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2020 में बनाए, वो पंजाब में अकाली दल की सरकार ने 2013 में बना दिए थे। और सिद्धू का यह दावा सही है कि केंद्र सरकार के कानून उन कानूनों पर आधारित हैं जो 8 साल पहले प्रकाश सिंह बादल ने बनाए थे। ये कानून आज भी पंजाब में लागू हैं। इस बारे में आज तक ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, न सुखबीर सिंह बादल बोले, न हरसिमरत कौर बोली, न राकेश टिकैत, न गुरनाथ सिंह चढ़ूनी बोले। आज सिद्धू ने सबूत दिखाए। सिद्धू उन कानूनों की कॉपी लेकर आए थे जो 2013 में प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने किसानों के नाम पर असेंबली में पास करवाए थे। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। मैं क्यों कहना कि ये जनक ने, इन्होंने बी लाया इन्हां काले कानूनों का, ये इन्हां दा आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहला इन्हों पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाए। ऐसे कैटेगोरिकली 2013 में एक सैपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधान सभा दे विचों पास करवा के लागू किया गया। उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल दे उत्ते विधान सभा दे रखिया वाज नन अदर देन प्रकाश सिंह बादल। सिद्धू की बात सही है कि 2013 में प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने असेंबली में किसानों से जुड़ा एक बिल पेश किया था, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013। इस कानून के जरिए प्राइवेट कंपनियों को, व्यक्तियों को पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सहूलियतें दी गई थी। और यह भी सही है कि उस वक्त इस बिल को बिना चर्चा के पास किया गया था, क्योंकि सभी विरोधी दलों ने वॉकआउट किया था। इस कानून में प्राइवेट कंपनियों को यह हक दिया गया था कि वो किसानों की फसल सीधे खेत से खरीद सकते हैं और एमएसपी से कम रेट पर भी खरीद सकते हैं। यानी रेट किसान और व्यापारी के बीच में आपसी मसला बना दिया गया था। इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। यह उस कानून में प्रोविजन किया गया है। और हैरानी की बात है कि यह बात गेहूं और धान की फसल पर भी लागू है, जो पंजाब में सबसे ज्यादा पैदा होती है। और करीब करीब पूरा धान और गेहूं सरकार एमएसपी पर खरीदती है। इस कानून में किते भी एमएसपी की गल नहीं की कि कॉरपोरेट किसान की फसल एमएसपी तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह एमएसपी तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। ये नाल तुसी सब तो वड्डी गल देखो, जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है, वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया नाल। 108 फसलों का, जिहड़े एमएसपी दीयां गल्लां करदे ना अज,
108 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ फसलां ने झोना ते कणक वो भी शामिल की। मेल जोल देखो। सिद्धू जो बात आज कह रहे हैं वो सच है। मुझे याद है ये बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस साल के शुरू में 6 फरवरी को कही थी, जब अकाली दल बार बार बीजेपी पर हमला कर रहा था, कृषि कानूनों को किसानों के गले में फांसी का फंदा बता रहा था। उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि तीनों कृषि कानून 2013 में पंजाब में अकाली दल की सरकार के वक्त बनाए गए कानूनों से कई गुना बेहतर हैं। उस वक्त न नवजोत सिंह सिद्धू ने नरेंद्र सिंह तोमर की बात मानी, न संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने इस पर रिएक्ट किया और अकाली दल ने इस मामले को तो पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन आज सिद्धू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास कृषि कानूनों का मसौदा लेकर अकाली दल के लीडर गए थे और मोदी सरकार ने पंजाब में बने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की फोटोकॉपी कर दी। इसके बाद सिद्धू ने खुद केंद्र सरकार की तरफ से बने कृषि कानूनों और पंजाब में अकाली दल की सरकार के बनाए कृषि कानून के सेक्शंस को पढ़कर सुनाया और बताया कि अकाली दल का कानून वाकई में केंद्र सरकार की तरफ से बने कानून से ज्यादा सख्त था, किसानों के खिलाफ था और व्यापारियों को फेवर करने वाला था। कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੁੜਵਾ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਊਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਦੈਟ ਦੇ ਪਾਸਡ ਇਨ 2013। ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। There are two sides of the same coin. नीति निर्माता बादल, नीति निर्माता, कॉन्सेप्ट बादलों का। नंबर 1, there is no MSP guarantee on this in this act. Section 2 Part B ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, बादलों का पास किया हुआ। हुण अगे आ जाओ मोदी साहब का, सेंटर की सरकार का एक्ट। नो MSP गारंटी, सेक्शन 5। नंबर 2, डिस्प्यूट सेटलमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी, सेक्शन 4/4। नंबर 2, डिस्प्यूट सेटलमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी, सेक्शन 14 सेंटर का। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सेक्शन 26। किसान नू सिविल कोर्ट जाने की आदत कोई इजाजत नहीं है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, सेक्शन 19 सेम सेंटर का कानून। नंबर 4, अमाउंट ड्यू फ्रॉम द फार्मर रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फर्द के उत्ते दर्ज। सेक्शन 6 बादलों का एक्ट 2013 का। फार्मर अपनी जमीन बेच नहीं सकता, फार्मर अपनी जमीन के उत्ते लोन नहीं ले सकता। अमाउंट रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेक्शन 14 पार्ट 7 सेंटर। अब ये बात ठीक है कि पंजाब में कृषि कानून अकाली दल की सरकार ने बनवाए और यह भी सही है कि जब केंद्र में यह कानून पास हुए तो हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता मोदी सरकार में मंत्री थी। लेकिन यह आधा सच है। सिद्धू ने यह नहीं बताया कि 2013 में जब पंजाब असेंबली में यह कानून पास हुआ तो पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के नेता थे। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ अकाली दल और बीजेपी की सरकार में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी। और सिर्फ इतना नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने यह नहीं बताया कि अकाली सरकार का यह कानून मोदी सरकार के कृषि कानूनों से ज्यादा सख्त था। जाहिर सी बात है, अकाली दल की सरकार ने कानून तो बनाया था, इसलिए अकाली दल के नेता इस मुद्दे पर खामोश रहे। उन्होंने सिद्धू से पूछ लिया कि अगर कानून इतना खराब था तो वो 8 साल तक क्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा जब कानून बने
उस वक्त वो बीजेपी अकाली दल के साथ थे, तब क्यों खामोश रहे? मैं सिद्धू साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਚ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਹੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ मतलब 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਇਸ एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਲੱਭਿਆ। अब बात तो ठीक है, 5 साल सिद्धू को इस एक्ट में कोई कमी दिखाई नहीं दी। अब चीमा ने जो बात कही, इसको अकाली दल के एक और नेता महेंद्र सिंह ग्रेवाल ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अब सिद्धू कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि मनमोहन सिंह की सरकार ने इन्हीं कानूनों का ड्राफ्ट तैयार किया था। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एपीएमसी मार्केट को खत्म करने की बात कही थी। ग्रेवाल ने कहा, हो सकता है कि सिद्धू 8 साल पुरानी बात भूल गए हों, लेकिन उन्हें 2 साल पुराना कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो याद रखना चाहिए। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू either has a weak memory or he doesn't know the reality. From 2012 to 2017, his wife was a part of Shromani Akali Dal, Bharatiya Janata Party government. He should know better what Akalis have done. And Mr. Sidhu forget this thing that in 2011, the then UPA headed by Sardar Manmohan Singh brought these bills to Parliament, and they could not get through because of a coalition government. They couldn't muster the majority. And in the 2019 in manifesto of the Congress for national elections, it specifically included abolition of APMC and creation of private markets. अब सवाल है कि अगर ये कृषि कानून वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, तो जो कानून अकाली दल ने बनाए थे, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रद्द क्यों नहीं किया? पंजाब में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, नवजोत सिद्धू इस सरकार में मंत्री थे। यह कहना आसान है कि कानून अकालियों ने बनवाए थे, यह कानून काला है, तो फिर सिद्धू ने कांग्रेस से उन्हें रद्द क्यों नहीं करवाया? किसान नेताओं को समझना पड़ेगा कि कृषि कानूनों को लेकर अंदर से सब एक हैं। अकाली दल ने बनाया, कांग्रेस ने चलाया और बीजेपी ने आगे बढ़ाया। अकाली दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये कानून तो सब बनाना चाहते थे। फर्क इतना है कि बीजेपी आज भी इन कानूनों को डिफेंड कर रही है और इन्हें बनाने वाले और चलाने वाले अकाली दल और कांग्रेस पंजाब में किसानों का मूड देखकर बदल गए हैं। जहां तक सिद्धू की बात है, उनका बदलना तो हमने कई बार देखा है। 2013 में सिद्धू कहते थे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। अब सिद्धू के सुर बदले हुए हैं, लेकिन किसानों को यह बात समझनी होगी कि उनके आंदोलन में जितनी सियासत घुसेगी, जितनी सियासी बयानबाजी होगी, किसानों का आंदोलन उतना ही कमजोर होगा। इसका एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में रोज दिखता है। राकेश टिकैत के बयानों पर आज भी सियासत हुई। राकेश टिकैत अब कृषि कानूनों के अलावा बाकी सारे इश्यूज पर बोलते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया। इसके बाद तो चचा जान, अम्बी जान, भाई जान, अब्बा जान और न जाने कौन कौन से शब्दों की सियासत में एंट्री हो गई। राकेश टिकैत आजकल बीजेपी के खिलाफ कैंपेन में लगे हैं, खुलकर कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में बीजेपी को हराना है, इसके लिए वो काम करेंगे। अब यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, इसलिए अब राकेश टिकैत के निशाने पर ओवैसी है। बागपत में राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया था, कहा था कि चचा जान मदद के लिए आ गए हैं, अब चचा जहर उगलेंगे, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के मददगार हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं।
ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। राकेश टिकैत के बयान पर विवाद हो गया, कई नेताओं ने ऐतराज जताया, तो राकेश टिकैत ने फिर दोहराया, कहा कि उन्होंने कौन सी गलत बात कही है। चाचा जान सम्मानजनक शब्द है। ओवैसी की पार्टी बीजेपी से बड़ी होती तो ताऊ कहते, बीजेपी से छोटी है इसलिए चाचा जान कहा। इसमें कौन सा गुनाह है? बीजेपी का चाचू जान आ गया। बीजेपी का भाई बाहर से मेहमान आया तो उनके लिए तो चाचू जान ही है ना। वो बीजेपी का चाचू जान आ गया उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद करेगा। ये कहा हमने, ये ओवैसी है, वहाँ से कहीं आंध्र प्रदेश से आ गई है, और उसके सम्मान में तो इन्होंने अगर चाचू जान उसे कह दिया तो कोई ऐतराज थोड़ा, तो मेहमान नवाजी तो करनी चाहिए ना भाई। जिसकी सरकार है वही तो मेहमान नवाजी करेगा। गाँव के लोग कह रहे थे कि ये तो बी टीम है बीजेपी की, बी टीम है तो चाचू जान है, तो ए होता तो ताऊ होता, ताऊ जान होता, बी है तो चाचू जान है, तो छोटा है ये। और तो छोटे को तो चाचू जान तो कहते हैं, को पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला होता अंकल जी कहते हैं, तो ये अंकल जी वाला तो है, ये तो चाचू जान वाले हैं। राकेश टिकैत की बात ओवैसी की पार्टी के नेताओं को चुभ गई। ओवैसी ने तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने राकेश टिकैत को उनका इतिहास याद दिला दिया। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने टिकैत को बीजेपी का एजेंट बताया, 2012 की याद दिलाई और कहा, टिकैत बताएं 2012 में उन्होंने किसका प्रचार किया था, बीजेपी के लिए वोट मांगे थे या नहीं मांगे थे। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और आज आपको बीजेपी बीओसी टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं, कि अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं आप। क्योंकि ओवैसी और टिकैत की लड़ाई में बीजेपी पर हमला हुआ, इसलिए यूपी के माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर मोहसिन रजा ने जवाब दिया। मोहसिन रजा ने कहा कि ये सारी बयानबाजी मुसलमानों के वोट पोलराइज करने के लिए हो रही है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लोग बयान दे रहे हैं पब्लिक उनकी हकीकत जानती है। ये सब तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये अब्बा जान, चचा जान, चची जान, अम्मी जान, भाई जान, ये सब किसने किया है प्रदेश में और देश में? हमने तो नहीं किया है। ये यहां तक कि विपक्ष ने तो आतंकवादियों को भी भाईजान कहने का काम किया था। लेकिन अब हम तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। आज सबको इस तरह की बातें, कोई किसी की लैला, कोई किसी का मजनू बन रहा है, ये जाने। हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। दुकानें इनकी बंद हो चुकी हैं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने इन सब की दुकानें बंद कर दी हैं। आज विकासशील सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन आज भी ये उसी एजेंडे पर हैं जिस एजेंडे के लिए ये लोग जाने जाते हैं। राकेश टिकैत की बयानबाजी पर यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी बात कही। उन्होंने आज कहा कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे साबित हो गया कि ये किसान आंदोलन नहीं, चुनाव आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वो एमआईएम भी उसका एक हिस्सा है, और श्री राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन के नाम पर पूरे प्रदेश में, देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है। मैं यह मानता हूँ किसान आंदोलन नहीं, चुनाव आंदोलन हो रहा है। और जिस तरह से किसानों ने इस आंदोलन
की वास्तविकता को जान करके अपने को इससे अलग करना शुरू किया है, तो ये हताशा वाले बयान है। राकेश टिकैत की बातें आजकल किसानों के लिए कम और सियासत के लिए ज्यादा होती हैं। ओवैसी को बीजेपी का चचाजान कहा, मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर के नारे लगाए, बीजेपी को हराने की मांग की, ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। इन सारी बातों की वजह से वो लाइमलाइट में तो बने रहते हैं, लेकिन धरने पर बैठे किसानों का नुकसान होता है। जब तक किसानों का आंदोलन नॉन पॉलिटिकल था, तब तक जनता की सिंपैथी भी किसानों के साथ थी। और आज मैंने आपको बताया कि किसानों के कानून कैसे अकाली दल ने मनवाए थे, कांग्रेस ने उनको आगे चलाया था और बाद में बीजेपी ने उन पर मोहर लगाई थी। इसीलिए जब किसान नेता खुलकर राजनीति करते हैं तो उनका नुकसान होता है, और बीजेपी के जितने विरोधी हैं वो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। किसान आंदोलन का इस्तेमाल अपनी अपनी सियासत चमकाने में करते हैं, और ये ममता बनर्जी ने आज यही किया। ममता इस वक्त अपने लिए वोट मांग रही हैं, भवानीपुर सीट के बाय इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही हैं। भवानीपुर सीट पर 40% वोटर गैर बंगाली हैं, इनमें सबसे ज्यादा पंजाबी हैं। इसीलिए आज ममता भवानीपुर के संत कुटिया गुरुद्वारे में गई और वहां उन्होंने किसान आंदोलन को पूरा सपोर्ट देने की बात कही। असल में ममता जानती हैं कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों में से ज्यादातर पंजाब से हैं। इसलिए ममता ने गुरुद्वारे में मौजूद सिखों से कहा वो पहले दिन से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं और आगे भी किसानों की मदद करेंगी। हम किसान को मूवमेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम किसान का मूवमेंट का पूरा सपोर्ट करते हैं। इसको तो 3 बिल उसको विथड्रॉ कर देना चाहिए, हम लोग का पूरा हम लोग हमारे पास आया था, हमारे साथ बातचीत हुआ। मैंने भी 3-4 दफे मोबाइल से भाषण दिया उधर भी, मेरे को टीम भी भेजा था। हम अब पूरा सपोर्ट करते हैं आपको पंजाब का मूवमेंट का, उसके लिए पूरा है गाइडलाइन, हम पूरा सपोर्ट करते हैं आपको। जो भी हमारे पास से कोऑपरेशन का जरूरत है आप बता देना, खाली फरमाइश कीजिए, मैं उसको काबिलियत करेगा। मैंने बंगाल के कई इलेक्शन देखे हैं। ममता बनर्जी अपनी सीट पर वोट मांगने, कैंपेन करने सबसे आखिर में जाती थी। उन्हें हमेशा जीत का भरोसा होता था और वो जीतती भी थी। लेकिन ये बाई इलेक्शन है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी अगर वो भवानीपुर में खुद कैंपेन कर रही हैं, गली गली घूमकर वोट मांग रही हैं, ये इस बात का संकेत है कि नंदीग्राम की हार के बाद ममता का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, वो कोई चांस नहीं लेना चाहती, और बीजेपी के नेता और खासकर शुभेंदु अधिकारी इससे अपनी जीत मान बैठे हैं। अब मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाता हूं जिसके कारण एक बार फिर राहुल गांधी का मजाक बना। आज कांग्रेस की महिला विंग, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, इसलिए दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गांधी की विचारधारा पर चलती है, लेकिन बीजेपी आरएसएस गॉडसे और सावरकर की विचारधारा पर चलते हैं। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस महिलाओं को डराते हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। और अपनी बात साबित करने के लिए राहुल ने एग्जाम्पल दिया जो वहां मौजूद महिलाओं को भी समझ नहीं आया। राहुल ने कहा महात्मा गांधी के साथ महिलाएं दिखती थी, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ कभी कोई महिला दिखाई नहीं देती। राहुल ने कहा कि आरएसएस महिला शक्ति को दबाता है, लेकिन कांग्रेस का संगठन महिला शक्ति को समान मंच देता है। अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने
महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। संबित पात्रा ने तो राहुल गांधी की बातों लेकर कल नाराजगी दिखाई। बीजेपी ने बड़ा करारा जवाब दिया, उन्होंने बातों को बहुत सीरियसली लिया। लेकिन गांधी जी के बारे में राहुल ने जो कहा उसका काफी मजाक बना। जब उन्होंने कहा कि गांधी जी के आसपास महिलाएं दिखाई देती थी और मोहन भागवत के आसपास महिलाएं दिखाई नहीं देती, तो इसका मजाक बना, क्योंकि बात ही ऐसी थी। और यह समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी गलती से ऐसी बातें कह देते हैं या वो जानबूझकर सोच समझकर ऐसी बातें कहते हैं। और इसके बाद राहुल ने बीजेपी को धर्म का दलाल बताया। राहुल ने पहले हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं की बात की, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और सरस्वती का जिक्र किया। फिर इल्जाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदुओं की पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग सच्चे हिंदू नहीं हैं। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। अब राहुल गांधी अगर बीजेपी आरएसएस के लोगों के बारे में कहेंगे कि वो हिंदू नहीं हैं, तो कौन यकीन करेगा। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, समझना थोड़ा मुश्किल है। आरएसएस के लोगों पर तो अब तक ये आरोप लगता रहा है कि वो हिंदूवादी हैं, वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी ये बातें कही थी। लेकिन हिंदू देवी देवताओं की बात करते करते राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर पहुंच गए, चीन की बात करने लगे और कहा कि नरेंद्र मोदी देश के लोगों को डराते हैं, लेकिन खुद चीन से डरते हैं। लेकिन कांग्रेस न चीन से डरती है न नरेंद्र मोदी से। मोदी जी कमरे में बैठते हैं, ना दुर्गा ना लक्ष्मी, डर से कांपते हैं। सच्चाई है। चाइना ने वहां पे थोड़ी सी आंख मिला दी। मोदी जी कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली। हजारों किलोमीटर जमीन ले ली, मगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है किसी ने जमीन नहीं ली। शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठी है, शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठ से, सच्चाई से भागे हैं, शक्ति नहीं है। यहां पे हम अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं पत्थर जैसे, 1 इंच पीछे नहीं हटते, कहते हम नहीं डरते, आ जाओ, जो करना है कर लो, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यह है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपको राहुल गांधी को संबित पात्रा का जवाब भी सुनवा देता हूं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी पर क्या कहा जाए, पता नहीं राहुल को दलाली शब्द से इतना प्यार क्यों है। कभी खून की दलाली, कभी धर्म की दलाली की बात करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से चिढ़ है, इसीलिए ऐसी बातें बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने पुनः हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। भगवानों को राजनीति के बीच में लाना, उनके विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अनुचित है, ये कहना कि देवी की शक्तियां क्षीण हो गई, देवी की शक्तियां कम हो गई, ये कहना कि देवी मां हार गई, और ये कहना कि दुर्गा जी के ऊपर आक्रमण हुआ, मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी धर्म के लिए करना ये अनुचित है। उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना, धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था, और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं।
भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के भाषण सुनकर, उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे राहुल का मकसद अपने सामने बैठे लोगों को संबोधित करना नहीं, उन्हें एड्रेस करना कम, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश करना ज्यादा होता है। राहुल बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके अलावा बाकी सब नरेंद्र मोदी से डरते हैं। वो तो मोदी की आंख में आंख डालकर उन्हें गाली दे सकते हैं और कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि यह साबित करने के चक्कर में राहुल गांधी कई ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे उनका बार बार मजाक बनता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह आजकल फुल फॉर्म में हैं। करप्ट अफसरों के खिलाफ वो ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहे हैं। टीकमगढ़ में उन्होंने मंच से ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी और एक सब इंजीनियर को और उनके खिलाफ को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। हुआ यह कि शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी इलाके में एक रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका नाम बताएं, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। इसी दौरान भीड़ की तरफ से ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी और एक सब इंजीनियर का नाम लिया गया। फिर क्या था, शिवराज ने मंच से ही दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। शिवराज चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों की भलाई के लिए पैसे भेजती है, लेकिन कुछ लोग बीच रास्ते में पैसों को हड़प कर लेते हैं। अब ये नहीं चलेगा। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, उस समय कौन सा मुझे नाम बताओ, मैं अभी सस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को जांच दूंगा। अब भैया सुन लो, अभी जो मुझे बता रहे हैं चेक कर लेना। कोई उमर शंकर सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे हैं लोग मुझे। ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। अभी आदेश को चलेगी और इसकी जांच होगी और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। ये हर कोई सूर्य तमाशे नहीं करने दूंगा। जनता के लिए हम कैसे नहीं पाते और ये बीच में हड़प कर जाते। शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल है क्या वाकई में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है? क्या वाकई में अधिकारी जरूरतमंद लोगों को इस योजना का फायदा नहीं होने दे रहे? इसकी तहकीकात करने के लिए आज मध्य प्रदेश में इंडिया टीवी के संवाददाता अलग अलग जिलों में गए, अलग अलग गांवों में गए और जो ग्राउंड रियलिटी दिखी वो वाकई में चिंता में डालने वाली है। सबसे पहले आपको उसी निवाड़ी इलाके का हाल बता देते हैं जहां के 2 अफसरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सस्पेंड किया। यहां हमारी टीम को पप्पू माली नाम का शख्स मिला। वो किस तरह की झोपड़ी में रहते हैं इसकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इसलिए उनका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी के तौर पर हुआ। थोड़ा पैसा मिला तो दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन बाकी किस्त नहीं मिली, घर पर छत नहीं बनी। पप्पू माली का आरोप है कि छत डलवाने के नाम पर सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी 30,000 रुपए मांग रहे हैं। उनके मुताबिक इससे पहले टॉयलेट बनाने के नाम पर भी सरपंच ने 12,000 रुपए गबन कर लिए। उसमें कहा लेंटर नहीं दे पैसा, उससे कट्टी पैसा ले गए, से ले गए पैसा, से ले गए पैसा और सरपंच ने सामान मामन डरवाओ सो पैसा के देव 30,000 रुपया जा तुम लेंटर डाले। हमने कि हमने है ही नहीं, गरीब आदमी है साहब। तो बोले तो लेंटर। कितना समय हो गया इसका? इसे अब भाई बहुत 2-3 महीना होगा जब बन के उठाड़ो ऐसे, अब लेंटर नहीं दे पा रहा। शौचालय है आपके यहाँ? हाँ शौचालय है, सुबह सरपंच ने बनवाओ और पूरे पैसा खा गो। कितने पैसे? 12,000 रुपया लेटन के। जब कलेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस आरोप की जांच करवाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की तरफ से जो पैसा आता है
वो पूरा पैसा लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी ने काम करवाने की रिश्वत मांगी है तो वो इसकी जांच करवाएंगे। देखिए, ये स्पष्ट रूप से सारे कर्मचारियों को, सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि शासन का उद्देश्य जन कल्याण होता है और जन कल्याण में जो भी राशि हितग्राहियों के लिए आती है, आमजन के विकास के लिए खर्च की जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का घालमेल या किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं है, क्षम्य नहीं है। और इस संबंध में अगर ये जो आप ग्राम पंचायत का बता रहे हैं तो हम इसकी जांच करा लेंगे और जांच कराने के बाद में जो भी है उसके अंदर उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये दूर दराज के इलाके हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, एक्शन लिया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के गांव में भी गए। यहां भी वही हाल था। मोगलिया छाप गांव भोपाल से महज 20 किलोमीटर दूर है। यहां लोगों ने 3 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया था। घर बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इन लोगों के मुताबिक गांव के ही कुछ दूसरे लोगों ने उनके बाद आवेदन किया था और उनका नाम आ गया। ऐसा कैसे हुआ, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। ये मकान देख सकते हैं। इंडिया टीवी की टीम जब यहां पर पहुंची उससे 24 घंटे पहले ही बरसते पानी में इस मकान की एक छत गिरी है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूं। ये आप तस्वीरें देखिए, कितना छोटा सा ये घर है। ऐसे ही निर्धन और बेघर जो लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है वो बनाई गई थी। ये तस्वीर देखिए, ये कल ही इसकी जो यहाँ के रहने वाले उन्होंने बताया कि इसकी जो ये दीवार गिर गई है। बच्चे जो यहां सो रहे थे, अगर ये उन पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। 3 साल पहले से आवेदन दिया है इन्होंने, अब तक उनको कुटी नहीं मिली। और यहां पर जो दोहरे परिवार है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी, ये तो यहीं रहते इतने छोटे से मकान में? हाँ, यही में रहती हूँ मैं, दोनों माँ बेटे हम। अच्छा। हाँ, 3 साल पहले से कह रही कुटी दे दो, कुटी दे दो। किससे कह रहे हो आप? वहीं जाते पंचायत में, कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं वो लोग? कि तुम्हारा सूची में नाम ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मिनके देख 2-4 का पटवारी सब देख के गए। यहाँ जा चुके देख? हाँ, चौकीदार भी, पटवारी भी मायना करके ले गए। 2000 रुपए ले लो। हाँ। और इसके दीवार उठवा लो। 2000 रुपए? हाँ। आपको मालूम है 1,20,000 रुपए मिलता है? कितना मिलता है आपको मालूम है? क्या मालूम, मुझे तो नहीं है सर मालूम कितने मिल रहा है। हाँ। आपने देखा कि ये लोग कैसे घरों में रहने को मजबूर हैं। घर में बारिश का पानी भरा है, घर के नाम पर सिर्फ एक छप्पर है। और गौर किया होगा कि जब हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ इस घर के अंदर गए तो उन्हें छुप कर जाना पड़ा। अंदर भी हालत खराब है। लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद मिलेगी तो पक्का मकान बना पाएंगे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, नियम कानून कायदे नहीं जानते और इसका फायदा सरपंच और अफसर उठाते हैं। सरकार की तरफ से जो मदद आती है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाती है। ये परिवार है, इसका दरवाजा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये पूरा परिवार जो है। आप इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। दोनों भाई रहते हैं। एक तो भाई उधर निकल गया, किराए से रह रहा है। हाँ। और जो दीवार गिर गई अंदर वाली तो वो भग गए भी। कब गिरी है दीवार? ये 1 साल हो गई। हम सरपंच भी आए थे, सेक्रेटरी भी आए थे। हाँ। तो जो पक्का बीच वाला दीवार जो वाली गिरी थी। हाँ। तो हम बच गए थे, दब जाते। हम तो रात में सो रहे थे तो दीवार। ये बताओ कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आवास योजना के तहत आपको प्रधानमंत्री आवास देना, आपने वो आवेदन दिया था 3 साल पहले। तो वो तो जो बोलते हैं कि आई अगली सूची में आएगी, ये आएगा वो आएगी। हाँ, हाँ। तो नहीं, उनने कुटी उटी कोई दे ही नहीं रहे हम। तो ये इतने से उसमें रहते हो, कहाँ सोते हो आप लोग? यही सोते हैं हम। इन लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसों की एक भी किस्त नहीं मिली, इसलिए परेशान हैं। लेकिन जिन्हें पैसे मिले मुश्किलें उनकी भी कम नहीं है। इसी गांव में रहने वाले लुकमान को 2 किस्त मिली तो उसने दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन 6 महीने से अगली किस्त का इंतजार कर रहा है। पैसे आएंगे तो इन दीवारों पर छत पड़ेगी, लेकिन अगली किस्त आई नहीं। 6 महीने हो गए और छत के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल मंगा कर रखा था वो पड़ा पड़ा बर्बाद हो रहा है। 6 महीने से बता रहे हैं किस्त नहीं आई है। इसी तरीके से खुले में ये मकान आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये उनका पड़ा हुआ है। छतें जो है अब तक नहीं बनी है और
तमाम इनको बनाने का जो रेत है और गारा है वो दिख सकता है। यहाँ पर दिख रहा है ये गिट्टी अभी भी पड़ी हुई है, इंतजार कर रहे हैं कि जब अगली किश्त मिलेगी तब कहीं जाकर उनका ये मकान पूरा होगा। और सामने बरसते पानी में इस तरीके से जो खपरेल का बना हुआ मकान है उसमें निवास करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। और अभी तक ये देख सकते हैं पूरी जो दीवार है वो भर खड़ी हुई है और छतें अब तक नहीं बनी। और ऐसे तमाम घरों की तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, बल्कि देश में देखने को मिल जाएगी कि जो योजना है निर्धन बेघर लोगों के लिए कि उनको एक पक्का मकान मिले। लेकिन तस्वीर कुछ इस तरीके की है, जिस तरीके से अधूरी छत है ये योजना भी अधूरी दिखाई देती है। जब भोपाल के कलेक्टर से गरीबों को मकान मिलने में होने वाली देरी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से काम हो रहा है। भोपाल रीजन में 21,000 घरों को बनाने की परमिशन मिली थी, 19,000 घर बन चुके हैं। कलेक्टर के मुताबिक इस योजना में हेरफेर करने की गुंजाइश कम है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि वेटिंग लिस्ट लंबी है। इसकी जो प्रायोरिटी लिस्टिंग है वो नियमानुसार तय होती है और ग्राम सभा स्वयं उसको तय करती है। तो यदि ग्राम सभा ने तय किया है कि जो हमें टारगेट मिला है उसमें इन लोगों को आवास मिलना आवश्यक है और जो नियम है उनके अनुसार इन लोगों को मिलना है, तो जाहिर सी बात है किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन करने पर भी उसका जो नंबर है वो आगामी वर्षों में ही आएगा। तो इस प्रकार के लोग आपके समक्ष हो सकता है आए हों, तो आगामी समय में उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन प्रायोरिटी लिस्टिंग जो है वो पूर्णतः नियमानुसार बनती है और ग्राम सभा अपनी मौजूदगी में उसको बनाती है, इसलिए उसमें किसी प्रकार के फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के सभी परिवारों के हिस्से पर छत देने का वादा किया है। इसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। इसके तहत घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं। और चूंकि गरीब लोग अपना घर बनाने में मजदूरी खुद करते हैं, इसलिए मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी के तौर पर 15,000 रुपए भी दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर गरीब आदमी को 1,35,000 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के फिगर्स बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में लक्ष्य है 32 लाख घर बनाने का, जिनमें से 26 लाख घरों को बनाने की मंजूरी मिली है और 19 लाख मकान बन चुके हैं। लेकिन अगर गांव में, देहात में कम पढ़े लिखे लोगों के साथ हेराफेरी हो रही है, एक जगह भी कोई गड़बड़ी होती है, तो ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अच्छी बात यह कि शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया। आज गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन हुआ नहीं। बीजेपी की नई सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इस बात का ऐलान हो गया कि दोपहर 2 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इसके बाद चौंकाने वाली खबर आई, वो ये कि विजय रूपाणी की सरकार में जितने भी मंत्री थे उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में 27 मंत्री बनेंगे और वो सभी नए चेहरे होंगे। थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण का टाइम 4 बजे कर दिया गया। लेकिन जब रिपोर्टर्स 4 बजे राजभवन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो तंबू लगाए गए थे वो उखड़ने लगे थे, कुर्सियां और कारपेट हटाए जा रहे थे। ऐलान किया गया कि शपथ ग्रहण समारोह अब कल होगा। आमतौर पर बीजेपी की सरकारों में आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। बाद में यह अटकलें लगाई गई कि वो मंत्री जिन्हें ड्रॉप किया जा रहा था अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे, इसलिए स्वेरिंग इन सेरेमनी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी में इस तरह का कंफ्यूजन आमतौर पर कम होता है और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो इसकी गुंजाइश और भी कम हो गई है। इसीलिए राजभवन की तस्वीरों को देखकर हैरत हुई। चर्चा इस बात की बहुत थी कि नितिन पटेल नाराज हैं, उनकी नाराजगी के कारण सारा प्रोग्राम चेंज हुआ। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से यह सवाल पूछा, घुमा फिरा कर पूछा, बार बार पूछा, लेकिन रूपाणी ने साफ साफ कहा न कोई नाराजगी है न मतभेद है। नितिन पटेल पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी की भलाई के लिए काम करेंगे। क्या सब कुछ ठीक है या कहीं कोई रंज है अभी लोग? नहीं, सब कुछ ठीक है। नितिन भाई भी उस दिन स्वस्थ थे और बेसाना में पहले से उनका कार्यक्रम था, इसलिए वो गए थे। इसलिए गवर्नर जी के हम नेता को प्रस्तुत करने के लिए गए थे।
तब वो आ नहीं सके। और मैं मानता हूं कि नितिन भाई भी बहुत पुराने कार्यकर्ता है और कोई रिएक्शन नितिन भाई के मन में भी नहीं है। फाइनली विजय भाई, अब बताइए आप किस तरह से अपनी भूमिका को देखते हैं आगे पार्टी में? वो तो मुझे पता नहीं आगे, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं, रहूंगा। जनता के बीच काम करते हुए मैं बढ़ा हुआ हूं, वो भी मैं चालू रखूंगा। और पार्टी जो जिम्मेवारी देंगी, संगठन में भी जो जिम्मेवारी मुझे देंगी, मैं काम करूंगा। उससे मेरा इससे कोई मैं विचलित नहीं हूं और आगे ऐसा ही काम करता रहूंगा। क्या कोई बातचीत हुई है शीर्ष नेतृत्व से? क्या कोई इंडिकेशन आपको दिए? नहीं, मैंने कोई बात भी नहीं की है, मैंने कोई चर्चा भी नहीं की है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है। तो रोल किस तरह का देख रहे हैं? करेंगे, पार्टी कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचेंगे और काम देंगे, वो करेंगे। किसी के लिए भी आसान नहीं होता मुख्यमंत्री पद से हटना, इसलिए कहा जा रहा था कि विजय रूपाणी भी नाराज हैं, लेकिन विजय रूपाणी ने यह साफ साफ कहा कि न नाराजगी है न कोई खटास है। जैसे पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहा था, उसी तरह वो और पूरी पार्टी भूपेंद्र पटेल के साथ खड़ी रहेगी। वैसे भूपेंद्र पटेल के सामने मंत्रियों के नाम फाइनल करने के अलावा एक और बड़ी चुनौती है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं, काफी चिंता में डालने वाली है। थोड़ी राहत की बात यह है कि अब बारिश बंद हो गई है, लेकिन 3 दिन तक हुई बारिश के कारण डैम और बड़े बड़े बांध पूरे भर गए हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है और इसकी वजह से बहुत से इलाकों में पानी भरा हुआ है। जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ जिलों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जूनागढ़ में तो हसनापुर, आनंदपुर समेत 6 बड़े डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं और इसकी वजह से नेशनल हाईवे और कुछ स्टेट हाईवेज भी पानी में डूब चुके हैं। गिरनार रोपवे बंद है। आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार जूनागढ़ के उन गांवों में पहुंचे जो शहर के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट चुके हैं। राजेश ने बताया कि पिछले 4 दिनों से कम 6 गांवों से संपर्क नहीं हो पाया है। किसानों की हजारों हेक्टेयर मूंगफली की फसल चौपट हो गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।